अब हम इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के बाद, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बाद आगे ऐतिहासिक काल देख रहे हैं। ठीक है, आगे ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व रखा गया है। ठीक है, इसमें खोजकर्ताओं के मध्य थोड़ा सा क्या है, विवाद है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने माना है ज़्यादातर वो यही समय माना है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर तो 1500 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, आगे ऐतिहासिक काल का जो उदाहरण मिलता है हमें सबसे बड़ा, वो मिलता है कहाँ पर आकर, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम सेंधव सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, सेंधव सभ्यता की पहली बार खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और इन्होंने जो जगह पर खोजा था उस जगह का नाम था हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो हो गया इसका नामकरण। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये किसका उदाहरण है, आगे ऐतिहासिक काल का। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका नगर नियोजन, क्या, इसकी नगर की व्यवस्था। ठीक है, ये उस समय की मेसोपोटामिया या ईरान जैसी सभ्यता थी उनमें भी नहीं थी, इतनी अच्छी इसकी नगर योजना थी। ठीक है, तो इसकी नगर योजना क्या थी, तो सबसे पहले तो इसकी नगर योजना थी कि पूरी सिंधु सभ्यता लगभग 90% से ज़्यादा कहाँ बसी थी, नदियों के किनारे। ठीक है, मतलब प्रमुख 7 नदियों के किनारे ये बसी हुई थी। सब ये 7 नदियाँ किसकी सहायक हैं, सिंधु की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, इसके नगर योजना के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है इसके भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो एक त्रिभुजाकार थी। क्यों, क्योंकि ये उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, वहाँ चिनाब नदी के किनारे से प्रारंभ होती है, तो दक्षिण में ये अपने महाराष्ट्र दाइमाबाद तक फैली हुई है, दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, वहाँ तक फैली हुई है। अगर हम इसकी पूर्व की बात करें तो पूर्व में ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे से लेकर तो पश्चिम में सुतकांगीडोर बलूचिस्तान तक ये फैली हुई है। सुतकांगीडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। ये एक लगभग त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। कैसी बनाती है, त्रिभुजाकार आकृति। इस आकृति के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, उसका नगर नियोजन, सबसे बड़ी नगर नियोजन की कहानी। तो उसका जो नगर था, हम प्रमुख बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की। उसका सबसे बड़ा जो नगर था वो था मोहनजोदाड़ो। कौन सा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को हम जुड़वा राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा राजधानी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो में अगर हम देखें तो जो मकान बनते थे, मकान वो 2 वर्गों में बटे हुए थे। 2 वर्गों में कैसे, कि कहीं पे अंदर एक नगर का दुर्ग बना हुआ है, काफ़ी बड़ा दुर्ग, मतलब किले बने हुए हैं, उनके चारों तरफ एक दीवार है जिसे सुरक्षा दीवार कहा गया है, और उसके बाहर जो घर बने हुए हैं उन्हें हमने रिहायशी क्षेत्र दिए, नाम दिया है। क्या, रिहायशी क्षेत्र, मतलब वहाँ पर जो लोग रहते थे वो मध्यम वर्ग के या निम्न कुल के लोग रहते थे। ठीक है, अब जो दुर्ग था, तो दुर्ग के हिसाब से और रिहायशी क्षेत्र के हिसाब से जो अलग अलग इन्होंने मकान बांटे हैं या क्षेत्र बांटा है, उस हिसाब से यहाँ के जो लोग थे उनके भी वर्ग बटे हुए थे। ठीक है, कैसे, यहाँ के लोग लगभग 4 वर्गों में रहते थे। कैसे, सबसे पहले तो जो शासक वर्ग था, मतलब जो वहाँ पर क्या करता था, शासन, जिसके सभी नियम चलते होंगे, तो सबसे ऊपर तो कौन रहता था, शासक वर्ग रहता था। शासक वर्ग के बाद कौन रहता था, तो कुलीन वर्ग या फिर जो धनी वर्ग था वो आता था। कुलीन वर्ग या धनी वर्ग मतलब जो लोग शासक वर्ग, मतलब जो शासन के अंदर काम करते थे, तो उनके परिवार, या फिर जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे उनके परिवार आते थे दूसरे वर्ग में। तीसरे वर्ग में कौन आता था, तो तीसरे वर्ग में आते थे मध्यम परिवार के लोग। कौन आते थे, मध्यम परिवार के लोग, मध्यम परिवार के लोग। और चौथे में आते थे निम्न वर्ग के लोग। अब जो मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, इनके ये जो दोनों वर्ग हैं, ये दोनों रहते थे कहाँ, रिहायशी क्षेत्र में। और जो शासक वर्ग है या फिर जो कुलीन या धनी वर्ग है, वो दोनों रहते थे कहाँ पर, दुर्ग वाले क्षेत्र में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ का जो दुर्ग है और जो रिहायशी क्षेत्र है, इसकी एक विशेषता कि यहाँ के जो सभी मकान थे वो ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। किसमें, ग्रिड पद्धति में। अब ग्रिड पद्धति होती क्या है, तो ग्रिड पद्धति होती है एक जालीनुमा आकार। कैसा, जालीनुमा आकार, मान लो, ठीक है, जैसे ये एक जाली है, ठीक है,
इसमें ये दिखाई दे रही हमें, मतलब इसकी जो सड़कें थी वो पूरी 90 डिग्री पर कटी हुई थी। मतलब जैसे आज हम किसी सुसभ्य एक कॉलोनी देखते हैं तो कॉलोनी में रोड सीधी चली गई, फिर सीधी सीधी रोटें आड़ी जो निकालते हैं, ठीक, पूरी 90 डिग्री पर कटी हुई रहती है, ठीक है। तो ऐसी एक सुव्यवस्थित कॉलोनी में ये लोग रहते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ के जो मकान थे वो 1 मंजिल से लेकर तो बहुमंजिल तक मिलते थे, मतलब बहुत मंजिल तक, 2 3 4 5 मंजिलों तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एक खासियत इन मकानों के अंदर पानी निकालने की, मतलब जो गंदा पानी होता था उसको निकालने की सुव्यवस्थित प्रबंध होना। क्या था कि हर एक मकान के अंदर ड्रिप पाइप लगी होना, मतलब पाइप लगाकर घर का पूरा पानी घर के बाहर नाली में लाना। पूरा पानी कहाँ पर, जो दूषित पानी था उसे घर की नाली में लेकर आना, फिर उसको घर से गली की नाली में ले जाना और गली की नाली को मुख्य रोड तक की नाली में पानी को पहुँचाना और वहाँ से उस पानी को नगर के बाहर भेजना। वहाँ एक बड़े से गड्ढे में सारा पानी इकट्ठा होना और उस गड्ढे को ढक कर रखना, ठीक है, मतलब ताकि उससे गंदगी ना फैले। ये सारी चीज़, मतलब इतनी सुव्यवस्थित नगर का इन्होंने नियोजन किया था कि जो कि पूरे विश्व में उस टाइम पे कहीं नहीं थी। इसलिए हम सिंधु सभ्यता को सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसकी चीज़ क्या थी फेमस, तो वो था इसका क्या, इसका नगर नियोजन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, यहाँ के लोगों की। तो यहाँ के लोग हमें पता है, जैसे कि हमने बात की कि ये पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने अपनी आकृतियों में, मतलब इन्होंने अपनी भाषा में, तो एक सभ्यता, हम इनकी जो भाषा है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु लिपि बोलते हैं, ठीक है। जिस भाषा में इन्होंने लिखा है वो कैसी चित्रांकन वाली है, मतलब चित्रों के आधार पर इन्होंने अपनी बातों को लिखा था। तो जो लिखा गया था इनके द्वारा, उस चीज़ को हमने आज तक पढ़ नहीं पाए, हम लोग समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या लिखा था। इसलिए हमने इस काल का नाम रखा था आगे ऐतिहासिक काल, और आगे ऐतिहासिक काल में ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण रखा था, ठीक है। अब यहाँ के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, साथ में अपना काम पूरा सुव्यवस्थित तरीके से, मकान था, सब कुछ काम, शासन बढ़िया चल रहा था, नगर दुर्ग बनाए हुए थे। हमें एक जगह पर इनके मनोरंजन का साधन मिला है, ठीक है। मनोरंजन का साधन क्या था, तो ये अलग अलग प्रकार की खेल क्रीड़ाएँ करते थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। इसका एक उदाहरण है कि हमें एक जगह पर क्या मिला है, हमें एक खेल मैदान मिला है। क्या मिला है, खेल का मैदान। मतलब ये उस सभ्यता का एक अकेला क्या मिला, हमें खेल का मैदान मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, यहाँ के जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक थे। ये बात हमें कैसे पता चली, तो वहाँ पर मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है, ठीक है। हमें मोहरे मिली है, जिससे पता चलता था कि वहाँ के व्यापार में ये लोग क्या करते थे, मोहरों का प्रयोग करते थे। साथ में हमें नृत्य करती प्रतिमाएँ मिली हैं, जिससे पता चला कि इनकी रुचि नृत्य की तरफ थी, ठीक है। साथ में हमें कुछ अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, मतलब इससे ये पता चलता है कि ये लोग कहीं धर्म की तरफ अग्रसर थे, और धर्म के अग्रसर होने के साथ साथ ये पता चलता है कि इनके पास में जो अग्नि वेदिकाएँ हैं, मतलब ये हवन किया करते होंगे उनसे, ठीक है। मतलब उससे पता चलता है कि ये कहीं अग्नि के उपासक रहे होंगे। हमें एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक वृक्ष को मतलब एक पौधे को निकला हुआ दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं प्रकृति की पूजा करते होंगे, ठीक है। बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में हमें कुछ और चीज़ें पता चलती है, क्या कि जैसे यहाँ पर जो मनके होते हैं, मड़ियाँ होती है छोटे छोटे, मतलब जो पत्थर होते हैं चमकीले, उनके कारखाने मिले हैं, ठीक है। तिल सरसों के बहुत ज़्यादा ढेर मिले हैं हमें, ठीक है। अच्छे किस्म की जो मिली है, मतलब हमें ये पता चलता है कि ये अच्छे प्रकार के अच्छी खेती किया करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई है। ये अच्छे बहुत सारे प्रकार के जानवरों का पशुपालन करते थे, मतलब बहुत सारे प्रकार जानवर पालते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पर देखने को मिलती हैं। अब कौन सी चीज़ कहाँ से मिली हम जरा वो देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस नगर की हमने खोज की थी, हड़प्पा की, तो हड़प्पा नगर से हमें क्या मिला, तो हड़प्पा नगर से हमें नटराज की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। नटराज की नृत्य करती हुई मूर्ति से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये कैसा रहा होगा, ये नृत्य की तरफ अग्रसर, मतलब नृत्य की तरफ अपनी रुचि रखने वाला समाज रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मोहनजोदाड़ो को, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो एक जगह है, मोहनजोदाड़ो का
एक सिंधी भाषा में मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। इसे ये नाम क्यों दिया गया? इसे ये नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर एक जगह पर ठीक करीब करीब 24 मतलब कंकाल मिले हैं और उन कंकालों पर तेज धार के बार मिले हैं। ठीक है, तेज धार द्वारा बार मिले हैं जो कि किसका पतन के कारणों में शामिल किया गया है। तो हम बाद में बात करेंगे उस विषय में। तो इसका नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को सिंधी भाषा में मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इस नगर की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों को क्या कहा जाता है? तो जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अब मोहनजोदाड़ो से एक सबसे विशेष चीज़ क्या मिली हमें? मोहनजोदाड़ो से सबसे विशेष एक चीज़ मिली है जो है एक बृहद स्नानगार, मतलब बहुत बड़ा स्नानगार। जैसे आज हमारे यहाँ पे हम समाज में देखते हैं तो स्विमिंग पूल बने रहते हैं जगह जगह पर, ऐसा यहाँ पर एक स्विमिंग पूल मिला था हमें। ठीक है, स्विमिंग पूल एक काफ़ी बड़े मतलब दुर्ग के अंदर बीच में क्या बना हुआ था? एक स्नानगार बना है। उस स्नानगार में नीचे फर्श बनी हुई है पक्की ईंटों की, चारों तरफ से दीवार है। ठीक है, उसमें नीचे उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। ठीक है, इसके बाद उसमें कुएं से साफ पानी लाने की व्यवस्था है, उससे गंदा पानी बाहर निकालने के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था है, साथ में उसके बाहर बाजू में कपड़े चेंज करने के लिए रूम है। ये सारी चीज़ें इसमें बनाई गई थी। तो मतलब हम सोच सकते हैं कि वो कितना सुव्यवस्थित और कितना ज़्यादा डेवलप समय रहा होगा। इस काल की बात कर रहे हैं हम सिंधु सभ्यता की, तो सभ्यता कितनी ज़्यादा डेवलप रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं विज्ञान का भी प्रयोग करना बहुत अच्छे से जानते थे, रासायनिक क्रियाएं करना जानते थे। कैसे पता चला? तो इन्होंने तांबे का और टिन का प्रयोग करके कांसा बनाया था। ठीक है, क्यों? ये कैसे पता चला? तो ये हमें पता चलता है कांसे की वहाँ मिली मूर्तियों से। ठीक है, कांसे की वहाँ बहुत सारी नृत्य करती हुई प्रतिमाएं मिली है, नृत्य की गाँव की क्या मिली है? मूर्तियां मिली हैं। दूसरा, हमने यहाँ पर जो मानव कंकाल देखे हैं जिसके नाम पर मोहनजोदाड़ो, ठीक है, नाम रखा है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी क्या हुआ होगा? नरसंहार का अंदेशा लगता है। हो सकता है यहाँ पर क्या हुआ हो? कभी नरसंहार हुआ हो। दूसरा, इस मोहनजोदाड़ो से हमें एक प्रतिमा मिली है जो एक किसी योगी की प्रतिमा प्रदर्शित होती है। हमें ऐसा लगता है कि किसी एक योगी की प्रतिमा है। इस योगी की प्रतिमा में है क्या? तो इस योगी की प्रतिमा में एक व्यक्ति हमें बैठा हुआ दिखाई देता है जिसके एक पैर पे दूसरा पैर रखा हुआ है। ठीक है, एक पत्थर पे बैठा हुआ है और इसके पास में एक सिंह बैठा हुआ है, एक बाघ बैठा हुआ है, साथ में 2 हिरण बैठे हैं, एक गेंडा खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक और 2 मोर हैं साइड में। तो ये सारी चीज़ें एक मोहर पे ये चित्रित किया गया है, अंकन है उनका। तो इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति जो उपासना कर रहा है, जिसका इन्होंने इस मोहर पर अंकन किया है, ये शायद इनके देवता रहे होंगे। जो योगी की प्रतिमा में बनाया गया है ये शायद इनके देवता रहे होंगे। तो हमने इनका जो अंकन है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कौन होंगे? तो ये हो सकता है हम जिसे पशुपति कहते हैं। ठीक है, मतलब इसकी तुलना हमने किससे की है कि हमारे आज के ज़माने में जिन्हें महादेव कहते हैं, ठीक है, उनसे हमने इसकी तुलना की गई है। ठीक, ये तो हुई किसकी? मोहनजोदाड़ो की बात। अब एक शहर है बनावली। कौन सा? बनावली। बनावली जो जगह मिली है उससे हमें बहुत सारी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये पूजा पाठ करते होंगे। ठीक है, लाजवर्त मणि मिली है, मतलब इससे पता चला कि इन्हें रत्नों का, मतलब इन्हें चमकदार पत्थरों का अच्छा नॉलेज था। ठीक है, साथ में हमें पता चलता है कि यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना था। ठीक है, मनके मतलब छोटे छोटे जो मोती होते हैं वो बनाने का कारखाना था। एक हल्की आकृति मिलती है, मतलब हमें ही पता चला कि हल का प्रयोग करके ज़मीन को खेतों को जोतते होंगे। ठीक है, मतलब एक हमें हल्की आकृति मिली है। यहाँ पर तिल और सरसों के ढेर मिले हैं। क्या? तिल और सरसों के ढेर मिले हैं। अच्छे किस्म के जौ के ढेर मिले हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है कि बनावली एक बहुत अच्छी जगह होगी जहाँ पर फसलों का उत्पादन होता होगा। ठीक है, इसके बाद हमें एक जगह मिलती है चनहुदड़ो। कौन सी? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एक औद्योगिक केंद्र रहा होगा इस सभ्यता का। कैसे पता चला ये? तो क्या यहाँ पर कोई बड़ा दुर्ग नहीं मिला।
ठीक, यहाँ लोगों के रहने की व्यवस्थाओं के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना रहा होगा, मणिकारी करने का कारखाना रहा होगा, यहाँ मोहर बनाने का मतलब सिक्के बनाने का कारखाना रहा होगा, उसके हमें सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर भार मापने के लिए जो मतलब हम कुछ बर्तन कह सकते हैं, ठीक है, बटखरे बोले गए हैं, मतलब बटखरे बनाए जाते थे कि इससे इतना वजन नपता होगा, इससे ये चीज़ इतनी नपती होगी। ठीक है, तो भार मापने के बर्तन बनाने का भी कारखाना कहाँ मिला है हमें? चनहुदड़ों पर मिला है। एक नगर है लोथल, क्या है? नगर लोथल। लोथल हमें ये बताता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदी के माध्यम से ये बंदरगाह के रूप में प्रयोग होता रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इसके बंदरगाह होने के सबूत मिले हैं, ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक अगले शहर की, जो है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले कलर की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। अब ये जो कालीबंगा है, इससे हमें क्या क्या मिला? तो सबसे पहले तो एकमात्र ऐसी जगह जहाँ कच्ची ईंटों के घर मिले हैं। कैसे मिले हैं? कच्ची ईंटों के घर मिले हैं। दूसरा, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। किसके? जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मृद भांड मिले हैं। मृद भांड मतलब बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और इसी शहर से हमें मिट्टी की मोहरें मिली हैं। किसकी? मिट्टी की। ठीक है, बाकी जगह पर कांसे की मिलती है, लेकिन यहाँ पर किसकी मोहरें मिली है? मिट्टी की मोहरें मिली है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं राखीगढ़ी। कहाँ पर? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो शहर मिला है, उससे हमें एक अन्नागार मिला है, मतलब अन्न रखने का भंडार मिला है। ठीक है, कि जहाँ पर लोग क्या करते होंगे, पूरे नगर के लिए, मतलब जो भी शासक वर्ग था वो अपने दुर्ग में क्या रखता होगा? अन्न इकट्ठे करके रखता होगा, कि हो सकता है कभी आपातकाल आ जाए, उस स्थिति में हमें इसको बाहर देना पड़े। ठीक है, तो एक अन्नागार मिला है बड़ा सा। ठीक, इसके बाद में हमें धोलावीरा में एक सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित एक शिलालेख मिला है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये लोग पढ़े लिखे थे, इनके द्वारा कुछ लिखा गया था, कुछ अंकन किया गया था, लेकिन उसे हम नहीं समझ पाए। ठीक है, इसमें साथ में इसी धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है हमें, खेल का मैदान मिला है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ से हमने ये बात समझ ली। दूसरा, इस समाज के जो लोग थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। मतलब यहाँ के लोग शिकार करके मांस भी खाते थे और फसलों का उत्पादन करके, ठीक, साग सब्जी भी खाते थे। ठीक है, तो यहाँ के लोग कैसे हो गए? ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो गए। यहाँ के जो लोग थे वो खेल के शौकीन थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार की खेल क्रीड़ाएं रही हैं। हमें एक जगह पर मिट्टी के खिलौने मिले हैं। क्या मिले हैं? मिट्टी के खिलौने, गाड़ियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि शायद यहाँ के बच्चों को खेल के रूप में ये प्रयोग होती होगी। दूसरा, यहाँ की जो महिलाएं थीं वो वस्त्र आभूषण की शौकीन थी, वस्त्र और आभूषण की शौकीन थी, साज सज्जा की शौकीन थी। हमें कहीं पर मतलब बहुत सारी जगहों पर हमें श्रृंगार का सामान मिला है। ठीक है, ये कहाँ पर? ये सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं। इतनी सुव्यवस्थित जो सभ्यता थी। अब इसका महत्वपूर्ण आता है इसका पतन का कारण। क्या आता है? पतन का कारण, कि जब इतने मतलब ये लोग जागरूक थे, इतना सब कुछ ये करते थे, तो आखिर में ये सिंधु घाटी सभ्यता अचानक से गायब कहाँ हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, अपने अपने विचार हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पहला तो शायद यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ हो। विदेशी आक्रमण क्या? तो क्या ना, इनका मानना है कि मोहनजोदाड़ो में जो 24 कंकाल मिले हैं, नर कंकाल, उन पर जो तेज धार के बार मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि शायद आर्यों ने इन पर आक्रमण किया हो। किसने? आर्यों ने इन पर आक्रमण किया हो, जिसके कारण इनका पतन हो गया हो। ठीक है, दूसरा मिलता है बाढ़, कि शायद जिन नदियों में ये सभ्यता फलीभूत हुई थी या फली फूली थी, उन्हीं के बार बार बाढ़ आने के कारण हो सकता है कि एक बार उन्हीं के कारण ये नष्ट हो गई हो। ठीक है, या हो सकता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया हो। पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब क्या? कि जैसे ज़मीन के अंदर प्लेट विवर्तनिकी जो होती है, जिसके कारण से अचानक से ज़मीन में या तो भूकंप आ गया हो, या फिर हो सकता है कि प्लेट सरक गई हो तो ज़मीन अचानक से उभर गई हो, और ज़मीन जब उभरी तो जिस जगह पर पानी था वो
किधर चला गया, जहाँ पर नगर बसे हुए थे उनकी तरफ पानी चला गया, जिससे कि इसका पतन हो गया। हो सकता है ऐसा हुआ हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे नदियों का रास्ता परिवर्तित हो गया हो, ठीक है, नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए हो, जिसके कारण से क्या हुआ हो, यहाँ पे सूखा पड़ गया हो और यहाँ के लोगों ने कहीं और पलायन कर दिया हो, इसलिए ये जगह खत्म हो गई, मतलब यहाँ ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये तो हो गई सिंधु सभ्यता की बात। ठीक, अब सिंधु सभ्यता के बाद हम बात करेंगे किसकी, आगे ऐतिहासिक बात कंप्लीट हो गया। आगे ऐतिहासिक काल के बाद अब आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है।